हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 3 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, तीसरा होता है वेरी टाइप, चौथा होता है स्पाइरल टाइप। तो ये चारों प्रकार को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पिछली क्लास में ऑलरेडी हमने देख लिया फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैंने वहां पे बताया था आप लोग को कि ट्रांसफार्मर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, दूसरा होता है कोर के आधार पर जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तीसरा होता है फ्रेंड्स फेज के आधार पर, चौथा होता है कूलिंग के आधार पर, और पांचवा होता है कैपेसिटी के आधार पर। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, ये 5 प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। उनके अंदर भी हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो 4 प्रकार का होता है ना, कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप और स्पाइरल टाइप होता है। फिर हमने थर्ड में देखा था फ्रेंड्स कि फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। फिर हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कूलिंग जो कि नेचुरल जो कूलिंग होती है, दूसरा होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर और चौथा होता है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। फिर हमने लास्ट में देखा था फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, मतलब क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड्स वो 2 प्रकार का होता है, सीटी और पीटी। तो हमने कल लगभग बहुत ही अच्छी क्लास लिया था समथिंग, इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर किया था फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा था ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं और उनके सब टाइप्स हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जैसे मान लो कि कोर के आधार पर जो होता है ट्रांसफार्मर उसमें कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर हमने देखा था कि 4 प्रकार के वो होते हैं। तो डिटेल में हमने कल की क्लास को लिया है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स नंबर 2, है ना, टाइप्स नंबर फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। कल हमने ये भी देखा था फ्रेंड्स कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, उसका हम लोग जो है तो एक सर्किट डायग्राम लेकर के हमने देखा था कंस्ट्रक्शन बना करके कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हमें स्टेप अप कराना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा है तो वहां पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स संख्या ज्यादा है तो वहां पे क्या हो रहा था, हम जो कुंडलित कर रहे थे, जो वाइंडिंग कर रहे थे वो कैसी थी, थिन वायर की, मतलब पतली वायर की होनी चाहिए। जब वहां पे ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो उसी रेशियो में वोल्टेज करंट को स्टेप डाउन भी करता है। सेम उसी प्रकार हमने जस्ट अपोजिट देखा था फ्रेंड्स स्टेप डाउन में कि हमारे पास में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, मोटी तार की कुंडलित की जाती है और यदि वोल्टेज वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वोल्टेज को जिस रेशियो में क्या करेगा, वो जितना वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में करंट को वो स्टेप अप भी करता है। तो कल की क्लास में हमने प्रकार पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। फिर साथ में हमने पहले प्रकार को पूरा डिटेल में पढ़ा था फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज के आधार पर होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कोर के आधार पर या कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर टाइप, दूसरा होता है वेरी टाइप, है ना, तीसरा होता है सेल टाइप, चौथा होता है स्पाइरल टाइप। ये चारों प्रकार को आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यदि आप पहली बार हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना या शेयर करना, है ना, और लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करना। इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा करके भी जरूर रखना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रेंड्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर।
तो हम लोग देख लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है। एक्चुअली में हम इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं, संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप होता है कोर के आधार पर, तो कोर के आधार पर कैसे बना होता है इस चीज को हमको जो है यहाँ पे देखना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि कोर के आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोर के आधार पर कैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो फ्रेंड्स यह क्लास जो है आईटीआई और जेई दोनों के लिए है। अगर आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इस क्लास को जो है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आईटीआई के लिए बेसिकली ये डिजाइन की गई है। लेकिन यदि आप डिप्लोमा के हैं तो जेई के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से फाउंडेशन आपका जो है तो यहां पे मजबूत होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहां पे कोर का जो है तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोर की संरचना कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये हमने बना लिया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का एक संरचना, ठीक है। ये हमारा जो है तो कोर टाइप हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो है तो किस किस प्रकार से बना होता है। तो देखना यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर का मतलब जो है तो कुछ इस प्रकार होता है। अब देखना फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, कोर टाइप का मतलब होता है जिसमें हम क्या करें कि पत्तियों के तरह है ना, छोटे छोटे ब्लेड्स की तरह हम क्या करें कि उसको कट करके और जो है तो उसको जो है तो एक साथ रखें। इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें हम लोग एडिशनल में क्या देखने वाले हैं, तो पता चले हमें कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो अभी आपको सारी चीजें वन बाय वन करके यहां पे मैं बताने वाला हूं कि कोर टाइप हम इसे क्यों बोलते हैं। पहली तो बात ये हो गई फ्रेंड्स कि इसकी संरचना कुछ कोर का मतलब होता है कि पट्टी के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर पट्टी। हमने क्या किया है, ये जो सिलिकॉन स्टील का जो हमारा क्या है कोर है, उसको हम पतले पतले पट्टियों में, पतली पतली पत्तियों में हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले डिवाइड कर लिए हैं, फिर उसको एक साथ पत्तियों को रख करके कोर बनाएंगे। उसे हम बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, यहां पे एक जो है तो ये कुंडलित हो रही है, ठीक है। ये हमारी कुंडलित हो गई, ये भी हमारी जो है तो कुंडलित हो गई, वाइंडिंग हो गई। यहां से अब आपको अंतर समझ में आएगा, यहां से आपको अंतर समझ में आएगा फ्रेंड्स कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या होता है, यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हमारे पास दो दो वाइंडिंग लगा देते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो दो वाइंडिंग होती है, पहली होती है HV वाइंडिंग, दूसरी होती है LV वाइंडिंग। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या ये हो जाएगी फ्रेंड्स अपनी HV, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी HV कॉइल और ये हो जाएगी LV कॉइल। सेम इस प्रकार यहां पे भी बना लेते हैं। यही जो है वो इंडिकेट करता है फ्रेंड्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर को। तो यहां पे भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं, एक हो जाएगी HV और एक हो जाएगी LV, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स HV और LV। अब देखना क्या अंतर है, जब भी आप देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स की आउटर साइड, बाहर साइड हमेशा LV होती है और इनर साइड क्या होती है, सॉरी बाहर साइड हमेशा HV होती है, मतलब हाई वोल्टेज वाली कॉइल होती है। और अंदर साइड, इनर साइड क्या होती है, LV साइड की जो कॉइल होती है, मतलब लो वोल्टेज वाली कॉइल होती है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब मैंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल BHEL मैंने ट्रेनिंग किया था तो उसमें मैंने देखा था कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडलित होती है कुछ इस प्रकार से की जाती है फ्रेंड्स, इस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। ये हो गई है ना, ऐसे तीन बुशिंग टाइप्स बना देते हैं, दो बना देते हैं। अब मैं देखो यहां पे बता रहा हूं HV और LV की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक, और ये एक दूसरा हो गया फ्रेंड्स। देखो ये अब क्या होगा कि यहां पे जो है ना ये HV कॉइल हो गई और ये क्या हो गई, LV कॉइल हो गई। समझ रहे हैं आप, मतलब एक कॉइल के ऊपर, कहने का मतलब एक कोर के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया कोर, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स कोर, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पे जेई लेवल की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करा दूंगा, साथ में ITI के लेवल का जो है तो बहुत आउटस्टैंडिंग सिलेबस है यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट के, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अगर आती है और उसमें आप फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी करके जाते हैं तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चलता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे HV LV का मतलब क्या है। यहां मैंने सिंपल सा HV LV लिख दिया है इस कुंडली में, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना
कि यहां पे दो कॉइल की गई है। कैसे? एक ये हो गई हमारी और दूसरी क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी जो है तो उसके ऊपर दूसरी कॉइल की गई है। ठीक है, तो एक हो जाएगी कौन सी, HB, और एक हो जाएगी LV, है ना। तो एक कोर में दो कॉइल होंगी और हमेशा HB ऊपर होगी, मतलब बाहर साइड में होगी, उसके अंदर क्या होगी, LV होगी। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है यही इंडिकेट करता है फ्रेंड्स कि ये हमारा जो बाइंडिंग है वो कौन सी है, ये जो है वो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर कहला जाता है। ये आप सेफ देख लेना प्रैक्टिकली। ये तो क्या है हमारा, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये किताब का ज्ञान है, ये किताब के हिसाब से है। लेकिन अगर कंपनी में आप जाओगे, वास्तविक में आप देखोगे तो क्या देखोगे आप देखोगे फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बुशिंग होती है, ये बुशिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये बुशिंग होती है ना, यहां पे कॉइल होती है। कॉइल प्रैक्टिकल में कहां पे होती है फ्रेंड्स, यहां पे कॉइल होती है और इसमें क्या होता है, ये कॉइलिंग की जाती है। ठीक है, ये कॉइलिंग की जाती है और तीनों फेज क्या करते हैं, आकर के इसके एंटर करते हैं और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, ये आउटपुट में हो जाएगा फ्रेंड्स कुछ ऐसा, यहां पे कॉइल होगी, है ना, और ये हमारा यहां पे टच हो जाएगा। फिर यहां पे हमारे पास में जो है तो, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रीथर वगैरह हो जाएगा। वो समय प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक बड़ा डायग्राम बनाऊंगा लास्ट में जिसमें हम लोग कंप्लीट ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है किताब के हिसाब से फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली इस प्रकार का कुछ होता है, वो हम लोग आगे की क्लास में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, जो हमारा कोर टाइप का जो है तो ट्रांसफार्मर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार का हमारा एक डायग्राम हो गया, इसी के आधार पर हम इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये हमारी जो है तो प्राइमरी साइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम सप्लाई यहीं से दे रहे हैं। तो प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग या साइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैं अभी तक नहीं बताया था, आज बता देता हूं फ्रेंड्स कि ये हमारे पास में क्या होता है। अब देखो क्या होगा, सप्लाई तो यहां से जाएगी, I1 V1 तो जाएगा, है ना। यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, E1 तो मिलेगा ही, E1 तो यहां पे मिलेगा ही, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, है ना, पढ़ा दिया पिछली क्लासों में। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट में I2 और V2 दोनों में मिल जाएगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास N1 हो जाएगा, जो कि क्या है, N1 हो जाएगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वाइंडिंग, मतलब फेरों की संख्या है। तो यहां पे N1 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। होगा क्या फ्रेंड्स, करंट यहां से जो है तो इंटर करेगी, करंट जब इंटर करेगी तो इस कॉइल में प्रवाहित होगी। जब इस कॉइल में प्रवाहित होगी तो क्या होगा, इस कॉइल में क्या है, इंडक्टिव कॉइल का गुण है, इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस L क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसके समय में डिले करता है, लेकिन डिले नहीं कर पाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, उसके जो है तो सॉरी, अगर हम बात करें इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, करंट का विरोध करता है, करंट को आगे नहीं जाने देता है, रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। और उस समय पे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए रोक पाता है, इसलिए उसके करंट के समय में क्या होता है, डिले होता है, मतलब समय में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, समय में परिवर्तन। समय अंतराल मतलब करंट के टाइम में अगर आपने चेंज कर दिया तो उस कॉइल में क्या होगा फ्रेंड्स, उस कॉइल में यहां पे एक फ्लक्स बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। और उस फ्लक्स के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे इस कॉइल में एक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट वोल्टेज, ये E1 के फॉर्म में यहां पे क्या करेगा, उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहां पे इस वजह से क्या होता है, यहां पे सेल्फ इंडक्शन होता है। क्या होता है, यहां पे सेल्फ इंडक्शन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हमारी फ्लक्स बन गई। अब फ्लक्स क्या करेगी, फ्लक्स क्या करेगी फ्रेंड्स, यहां से लिंक करके कहां पे जाएगी, यहां से लिंक करके कहां पे जाएगी, सेकेंडरी कॉइल में। क्यों, क्योंकि जब यहां पे फ्लक्स बन गई, इस कॉइल में फ्लक्स बन गई फ्रेंड्स, और उसके पास में अगर कोई यहां पे क्या मिल जाए, कोई कुंडलित मिल जाए, तो क्या करती है फ्लक्स, लिंक करके दूसरी कॉइल में चली जाती है। अब क्या करेंगे कि भैया जब जैसे फ्लक्स हमारी यहां पे लिंक करके जाएगी, तो इस कॉइल को जब फ्लक्स हमारी कट करेगी तो यहां पे भी क्या होगा, E2 जनरेट हो जाएगा, E2 उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे E2, I2 और V2 हमें आउटपुट में वोल्टेज करंट मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा।
अब मैं बात करूं कि ये जो रास्ता होता है फ्रेंड्स, जहां से हमारी फ्लक्स जो है तो प्रवाहित होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लिम्ब बोलते हैं। अभी तक आपको शायद मालूम नहीं रहा होगा, है ना, तो आज से मालूम पड़ जाएगा। इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लिम्ब बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जैसे प्रोसेस हुई, हमारी करंट वोल्टेज गई, यहां पे क्या हुआ, एक फ्लक्स बना, वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जैसे वो जाकर के फ्लक्स प्रवाहित होता है तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। उसी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे जो नया करंट वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं E2, और उसी के कारण हमें I2 और V2 वहां पे आउटपुट में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन की, तो पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा और बता दूं कि यहां पे अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में संख्याएं N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज्यादा होगी तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज हमें स्टेप अप मिलेगा। लेकिन N2 का मान, N2 का जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में होंगे कम होंगे N1 से, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे स्टेप डाउन, हमें वोल्टेज कम मिलेगा। उसी अनुपात में हमारा जो करंट होती है वो घटती बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर केवल, है ना, केवल वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, उसी अनुपात में करंट घटती बढ़ती रहती है, और यह पावर और फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स को कभी भी चेंज नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ये रहा हमारा फ्रेंड्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये हमारी लिम्ब होती है जहां से हमारी फ्लक्स गुजरती है। N1 मतलब होता है प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स, N2 का मतलब होता है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, E2 का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड का, HB LB मतलब दोनों साइड क्या होती है फ्रेंड्स, दो वाइंडिंग की जाती हैं, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसी से हम पहचान पाते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये है। ओके, इसकी प्रोसेस में मैंने बता दिया। सबसे पहले ट्रांसफार्मर करंट जाती है, करंट जाकर के फ्लक्स को, करंट जाकर के वाइंडिंग में प्रवाहित होती है, कट करती है। तो वाइंडिंग का काम क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल होने के कारण करंट का अपोज करना, करंट का विरोध करना, जिस वजह से करंट के समय में परिवर्तन होता है, डिले होता है। उसी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्लक्स बन जाती है। तो जहां भी फ्लक्स बनेगी वहां पे करंट जरूर बनेगा, वोल्टेज जरूर बनेगा, अर्थात जहां पे फ्लक्स बनती है फ्रेंड्स वहां पे ईएमएफ जरूर बनता है। ये कौन कहता है, फैराडे का नियम कहता है। कौन कहता है, फैराडेज लॉ कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर हम फ्लक्स बना देते हैं तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और वो फ्लक्स क्या करेगा फ्रेंड्स, वो फ्लक्स क्या करेगा कि किसी कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में, किसी कॉइल के पास में कोई अनचार्ज बॉडी रख दे, कोई अनचार्ज क्या करें, कुंडलित रख दे, तो क्या करेगी, फ्लक्स लिंक करके उसमें अगर जाएगी और उसमें अगर फ्लक्स फ्लो होती है तो उसको कट करेगी, और उसको कट करेगी तो उसमें भी क्या होगा, एक नया करंट वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स आउटपुट साइड या सेकेंडरी साइड में E2 का बनना। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले हमारे कॉइल में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, फ्लक्स है। अब फ्लक्स हमारी कैसी होती है, अगर यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो क्या करेगी, वो कुछ इस प्रकार से जो है तो क्या करेगी फ्रेंड्स, अपनी बल रेखाओं को जो है तो बनाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, अनचार्ज कोई क्या कर दे, अनचार्ज कोई सेकेंडरी वाइंडिंग रख दें, तो ये फ्लक्स क्या करेगी, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे भी नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल होती हैं, है ना, दो वाइंडिंग होती हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आपको कोर में, वो एक साइड प्राइमरी हो गई, एक साइड सेकेंडरी हो गई। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि ये दो प्राइमरी सेकेंडरी जो होती हैं ये आपस में दोनों विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती हैं। विद्युत रूप से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। ये कैसे जुड़ी होती हैं फ्रेंड्स, ये होती हैं चुंबकीय रूप से। ये क्या होती हैं, मैग्नेटिकली रूप से, है ना, मैग्नेटिकली क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। मैग्नेटिकली क्या होती हैं फ्रेंड्स, कनेक्ट होती हैं। ये चुंबकीय रूप से दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन विद्युत रूप से ये आपस में अलग होती हैं, मतलब इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये जो है तो रहा कोर टाइप ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स। इसके हम कुछ थ्योरी को समझ लेते हैं कि किस प्रकार का बना होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार का ही बना होता है, इसमें कॉइलिंग होती है। ठीक है, ये हमने जो है तो किताब के हिसाब से पढ़ लिया है, बुक्स के हिसाब से पढ़ लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को, फिर नेक्स्ट देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, तो फ्रेंड्स इसके एक आयरन की एक, है ना, इसमें जो है तो
ये जो बना हुआ है इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। तो क्या कहता है, इसमें एक आयरन मतलब लोहा है ना, आयरन, ठीक है। आयरन की एक आयताकार कोर होती है। क्या कह रहा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इसमें एक आयताकार आयरन की क्या होती है, कोर होती है, आयताकार, ठीक है, आयताकार एक कोर होती है। ये पहली बात हो गई, कोर होती है, जिसमें प्राइमरी एवं सेकेंडरी, प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। आप समझना फ्रेंड्स, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी पहली शर्त है, यह एक जो है तो आयरन का बना होता है, आयताकार होता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, की जाती है, ठीक है। इसमें बेलनाकार वाइंडिंग की जाती है, यह भी हम लिख सकते हैं कि इसमें आयताकार कोर होता है, आयताकार कोर हो गया, लेकिन जो इसमें वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो इसमें वाइंडिंग बेलनाकार की जाती है या होती है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे बनाने में एल आकार की लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, कोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए, किसको, कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए एल आकार का, है ना, एल शेप का जो है तो क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं। इसमें चुंबकीय पथ की संख्या 1 होती है ना, ये भी लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चुंबकीय पथ मतलब होता है रास्ता, है ना, ये चुंबकीय पथ का रास्ता जो होता है वो क्या होता है, एक होता है, ये लाल कलर में है, तो एक ही रास्ता होता है, डबल नहीं होता है। सेल टाइप में हम क्या देखेंगे, डबल होता है। सेल टाइप अभी हम बनाएंगे इसके बाद, तो उसमें जो आकार होता है उसका चेंज होता है, उसमें अलग प्रकार का जो है तो ट्रांसफार्मर का कोर होता है। तो इसमें चुंबकीय पथ की संख्या 1 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, इसमें एक आयरन की एक आयताकार कोर होती है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है तो की जाती है, लगाते हैं। इसमें वाइंडिंग केवल बेलनाकार की जाती है ना, इसमें जो वाइंडिंग होती है वो बेलनाकार की जाती है। इसे बनाने के लिए एल शेप का, एल आकार की लैमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है, और इसमें चुंबकीय पथ की संख्या क्या होती है, केवल 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब मैं ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको इरेज करके आगे पॉइंट, जो अगले पॉइंट है वो बताता हूं मैं। तो ये डायग्राम है कोर टाइप का, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनको इरेज कर देते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, कोर पर अब देखना अगला पॉइंट क्या है कि कोर पर इंसुलेशन लगाकर पहले मैंने बताया था ना, पहले क्या करते हैं, अंदर लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग
करते हैं पहले क्या करते हैं, कोर पर इंसुलेशन लगाकर, इंसुलेट करके पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। इसमें है ना, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। इसमें इंसुलेशन की, इसमें या हम इससे लिख सकते हैं, इससे क्या होता है, इंसुलेशन की बचत होती है। क्या करेंगे फ्रेंड्स कि कोर पर इंसुलेशन लगाकर पहले लो वोल्टेज बाइंडिंग कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें इंसुलेशन की बचत होगी, हमें ज्यादा इंसुलेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हाई वोल्टेज पहले लगा देंगे और ऊपर से लो वोल्टेज लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हाई वोल्टेज में करंट ज्यादा जाएगा, ऊष्मा ज्यादा पैदा करेगी। जब ऊष्मा ज्यादा पैदा करेगी तो हमें इंसुलेशन भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो एलबी वाइंडिंग है वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अंदर पहले एलबी को लगा देते हैं, ऊपर फिर क्या करते हैं, एचबी लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। और लो वोल्टेज वाइंडिंग की कोर आगे देखते हैं, और लो वोल्टेज वाइंडिंग की कोर को इंसुलेट करते हैं, ठीक है। या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग की कोर को इंसुलेट करना आसान होता है ना। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको जो है तो हम इंसुलेट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि कोर पर इंसुलेशन लगाकर पहले लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, इससे इंसुलेशन की बचत होती है, और लो वोल्टेज बाइंडिंग की कोर को इंसुलेट करना आसान होता है। तो क्या करेंगे, पहले जब हम इसमें क्या करेंगे, पहले लो वोल्टेज बाइंडिंग करेंगे ना, तो उस कोर में इंसुलेशन करना आसान भी होता है, क्योंकि कम लगता है, इंसुलेशन ज्यादा हमें नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा, अब बोलोगे आप कि सर ये तो छोटा ट्रांसफार्मर हो गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब बड़े ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ट्रांसफार्मर में सिंपल कोर का उपयोग किया जाता है, कोर का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का कोई ट्रांसफार्मर है, तो उसमें जो कोर यूज होती है फ्रेंड्स, वो सिंपल कोर यूज होती है। इस चीज को आपको जो है तो क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स की फ्लक्स लीकेज कम होने, है ना, कम करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स लिंकेजेस, ठीक है, फ्लक्स लिंकेजेस या लीकेज, है ना। ठीक है, फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए सेक्शनलाइजिंग है ना, आपको बता दूं SECTION सेक्स, है ना, ONALISING सेक्शनलाइजिंग, है ना, सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है, फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लक्स लीकेज भी हम कम कर सकते हैं।
तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये रहा हमारा कंप्लीट फ्रेंड्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ये डायग्राम रहा, इसकी वर्किंग क्या होती है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। इसके टोटल जो है तो 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आईटीआई लेवल या जेई लेवल में। तो फ्रेंड्स इसको आप आराम से अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से इसको पढ़िए, इसमें जो भी चीजें दी गई है उसको आप नोट डाउन करिए, तो आपका जो है एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको या वीडियो को आप रोक करके इसको बढ़िया बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप खुद की नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और एग्जाम टाइम में आप क्विकली रिवाइज करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कोर टाइप। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स सेल टाइप ट्रांसफार्मर को। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में चारों टाइप को कवर करूं, मतलब आज हम जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ कोर खत्म करेंगे, जिसमें हम चारों टाइप को देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ट्रांसफार्मर की सारी चीजें यहां पे वन बाय वन करके मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड है हमारे पास में, दूसरा है शेल टाइप। क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अभी हमने कोर टाइप देखा, अब हम देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सेल प्रकार ट्रांसफार्मर। हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं हम, ट्रांसफार्मर इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में नहीं की जा सकती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं टेक्निकल वर्ड कुछ, जैसे कैपेसिटर को हम संधारित्र बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है तो जो सिंपल है उसको आपको समझ के चलना है। तो फ्रेंड्स हम दूसरा स्टार्ट करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर के चलेंगे ताकि हमारे चारों जो है तो इस लेक्चर में कवर हो जाए। तो इसमें संरचना थोड़ा सा अलग हो जाएगी फ्रेंड्स। सेल टाइप में हम संरचना देख लेते हैं कैसे अलग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स, क्या ये हमारा हो गया सेल टाइप। नाम क्या है? सेल टाइप। सेल मतलब जो जिसमें कई जगह कई रास्ते हों, है ना, शेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक ये सेल हो गया फ्रेंड्स। जस्ट हम यहां पे एक पास में और सेल बना देंगे, ये हमारा जो है तो दूसरा सेल हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल टाइप। तो संरचना के आधार पर जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ कोर की संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, ये प्रकार दूसरा है। कोर के आधार पर कुछ इस प्रकार इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब हम वाइंडिंग कहां पे करते हैं फ्रेंड्स, ये देखना आप लोग, है ना। तो कुंडलित कहां पे करते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पे कुंडलित कर रहे थे, अब यहां पे नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो वाइंडिंग होगी वो कहां होगी फ्रेंड्स, अंदर होगी। कहां पे होगी? ये कुंडलित होगी। ठीक है, ये अंतर आपको देखने को यहां पे स्पष्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये हो गया हमारा कोर टाइप और सेल टाइप। पहले हमने क्या किया, एलवी को कर दिया, उसके ऊपर एचवी हमने कर दिया। ये एचवी साइड है, एलवी साइड है, हमने मान लिया, है ना। अब देखते हैं यहां पे इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी ऐसी सप्लाई हो जाएगी, ये I1 V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है तो प्लस माइनस हमारा जो है तो करंट वोल्टेज जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन के कारण E1 जनरेट होगा, E1 बन जाएगा इस साइड में। ठीक, अब देखो क्या होगा, फ्लक्स कहाँ से लिंक करेगी, इसमें रास्ते कितने होंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स I2 और V2 यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोड कनेक्ट कर लेते हैं, LOAD, लोड। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमारे पास में क्या रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो सप्लाई वोल्टेज हो गया। देखो ये हमारी हो गई वाइंडिंग। अब इसको इरेज कर देते हैं, है ना, पिछली क्लास का था ये, हम इसको कंप्लीट इरेज कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा।
ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है तो लिम्ब, ये हम जानते हैं लिम्ब है, लेकिन कौन सी है, ये है बाहरी लिम्ब। इसमें दो लिम्ब होगी, उसमें एक ही थी बाहरी लिम्ब, ठीक है, बाहरी लिम्ब, ठीक। फिर ये हो गई एक, ये जो है तो हो गई कौन सी फ्रेंड्स, सेंटर लिम्ब। कौन सी, सेंटर लिम्ब हो गई, ठीक है। फिर ये हमारी एक क्या हो जाएगी, एक और बाहरी लिम्ब हो जाएगी, है ना। हम हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं आउटर लिम्ब, ठीक है। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश में समझ लेना, बाहरी लिम्ब या आउटर लिम्ब, और सेंटर मतलब बीच का लिम्ब, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, तीन रास्ते हो जाएंगे। अब हमारी जो फ्लक्स प्रवाहित होगी फ्रेंड्स वो किस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ भी होगी, ठीक है। ये रास्ता मिल गया एक, तो ये बीच का रास्ता हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे रास्ता हो जाएगा, तो एक यहाँ से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसके लिए जो है तो केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि सेंटर लिम्ब भी है, आउटर लिम्ब तो दो हैं, है ना। तो ये रास्ते इसको कितने मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। आउटर लिम्ब हो गया। अब ये हो गई हमारी क्या फ्रेंड्स, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, हमने बना लिया। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखना क्या होगा, इसकी प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। सेम वही होगा, करंट जाएगी, फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा था ना, अब वहां पे दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो जाएगी, यही अपने को समझना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, इसमें प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ही लिम्ब में, एक ही लिम्ब पर लपेटा जाता है, ये वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, लपेटा जाता है। यहीं पे मैं आगे लिख देता हूं, इसमें सेंटर, इसमें सेंटर की लिम्ब, सेंटर की लिम्ब को दोनों लिम्ब से 2 गुना चौड़ाई का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो इनकी थिकनेस है, जो इनकी बीच की थिकनेस है फ्रेंड्स, वो कम रहेगी, इन दोनों की थिकनेस की फ्रेंड्स कम रहेगी, लेकिन इसकी जो थिकनेस रहेगी वो क्या होगी, जस्ट उसका डबल होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो साइज में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और दूर से बना लेंगे, तो मतलब ये जो है तो लिम्ब, बीच के सेंटर लिम्ब जो होगी वो उसकी जो स्पेस होगी ज्यादा होगी कंपेयर टू आउटर लिम्ब के, ठीक है, ओके। अब इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें दो चुंबकीय पाथ होते हैं, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है, 2 चुंबकीय पथ होते हैं, ये रास्ता बनते हैं। कैसे फ्रेंड्स, तो एक ये हो गया,
एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो चुंबकीय पाथ होते हैं, दो रास्ते होते हैं फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स को, चौथा पॉइंट है, इसमें लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए इसमें लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए इंटरलीव, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, लीव्स। ठीक है, इंटरलीविंग, मैं इसको और अच्छे से यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इसमें लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए इंटरलीविंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले वाले में हमने देखा था कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो है तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं कि इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो है तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरलीविंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करना कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, है ना, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरलीविंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, इंटरलीविंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका उपयोग लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट। इसका उपयोग लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में करते हैं। जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत कम रेटिंग का होता है, अर्थात लो वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसका उपयोग लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसमें सेल कोर का आकार वृत्ताकार रखा जाता है। एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट हो गया। इसमें सेल कोर का आकार, उसमें भी ध्यान रखना, उसमें वृत्ताकार आयताकार था, है ना। इसमें क्या है, इसमें सेल कोर का आकार, इसमें क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार कर रहे हैं, वृत्ताकार। उसमें आयताकार था, इसमें वृत्ताकार रखा जाता है ना, रखा जाता है। ध्यान रखना कि इस प्रकार के जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसका जो आकार होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, ध्यान रखना, वृत्ताकार का होता है। ठीक है, वृत्ताकार। उसमें हमने पहले में पढ़ा है आयताकार। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और है फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट और है ना, 7th पॉइंट। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर में की जाने वाली वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में की जाने वाली वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में की जाने वाली वाइंडिंग का आकार गोलाकार या आयताकार, गोलाकार या आयताकार रखा
जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स कि जनरली जो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो अधिकतम कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, या तो उनकी कॉइल कैसी होती है, वाइंडिंग कैसी की जाती है, गोलाकार में या फिर क्या होती है, आयताकार में। ठीक है, गोलाकार का मतलब होता है फ्रेंड्स, गोलाकार का मतलब होता है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। गोलाकार का मतलब होता है, गोलाकार का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है तो ये गोलाकार हो गया। या फिर हम आयताकार की बात करें तो जैसा हमने अभी फर्स्ट वाले में बनाया था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा आयताकार हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आयताकार हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है क्या, आयताकार हो गया। ये इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं कि आयताकार बोल देते हैं। तो इस जनरली हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो गोलाकार बनते हैं या फिर आयताकार में बनते हैं। इस शेप में बहुत कम बनते हैं। किस शेप में, वृत्ताकार में बहुत कम ट्रांसफार्मर बनते हैं। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज रेटिंग के जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बना देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सेल टाइप ट्रांसफार्मर में इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार होती है। इसमें 3 लिंब होती हैं, पहली बाहरी लिंब, फिर बाहरी लिंब, फिर सेंटर लिंब। लेकिन बाहरी लिंब को हम एक ही लिंब कंसीडर करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें चुंबकीय पाथ 2 होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स ये, और दूसरा होता है ये। ठीक है, वही होगा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है ना, और लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। अब क्या कह रहा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर कि इसमें प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ही लिंब पर लपेटा जाता है, एक ही लिंब पर, एक ही लिंब पर। अब ध्यान रखना, जो आउटर की लिंब होती है, जो बाहर की लिंब होती है, उसकी जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये बीच की लिंब जो होती है वो चौड़ी होती है, क्योंकि उसमें दोनों हम कॉइल को लपेटते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसमें सेंटर लिंब की, है ना, इसमें सेंटर लिंब को दोनों लिंब से 2 गुना चौड़ाई में बनाया जाता है। जो सेंटर लिंब होता है उन दोनों लिंब से क्या होता है, उसकी चौड़ाई जो है तो 2 गुना ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसमें 2 चुंबकीय पथ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो फ्लक्स प्रवाहित होने के रास्ते होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 2 होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए जो है तो इंटरलीविंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आ सकता है और इससे पहले कई एग्जामों में आया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट कि इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में। मतलब सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इसमें सेल टाइप का कोर होता है वो वृत्ताकार रखा जाता है, मतलब वृत्ताकार बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसफार्मर में जनरली जो वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, गोलाकार या आयताकार होती है। इन डिजाइन में जो है अधिकतम हमारे ट्रांसफार्मर बने होते हैं। तो फ्रेंड्स काम ट्रांसफार्मर का वही होता है, प्रिंसिपल एक ही है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन हमने पढ़ लिया है, वोल्टेज घटाता बढ़ाता है, ये पावर कभी भी चेंज नहीं करता है, फ्लक्स को कभी भी चेंज नहीं करता है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं करता है, केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। उसी रेशियो में हमारी करंट घटती बढ़ती रहती है। काम सब वही रहेगा, ट्रांसफार्मर कोई भी हम पढ़ लें काम सब वही रहेगा। संरचना अलग अलग हो सकती है, बनावट अलग अलग हो सकता है, उसी को हम यहां पे देख रहे हैं कि बनावट के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये दूसरा प्रकार हो गया खत्म, जिसमें हमने देखा फ्रेंड्स सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर चाहे एक पढ़ो चाहे 1000 पढ़ो, कितने भी प्रकार पढ़ लो, उसका जो संरचना होती है वो चेंज होती है, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो काम करने का तरीका चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल वही होता है ना। कि म्यूचुअल जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करेगा, है ना। वो वही करेगा कि वोल्टेज को बढ़ाएगा घटाएगा, करंट उसी रेशियो में घटेगी बढ़ेगी, लेकिन हम उसको सेफ दे देते हैं अलग अलग, उसी को हम लेंगे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तभी कोर के आधार पर पढ़ रहे हैं, बाद में फेज के आधार पर पढ़ेंगे, सिंगल फेज, 3 फेज, कूलिंग के आधार पर पढ़ेंगे, है ना। फिर हम क्षमता, आउटपुट क्षमता के आधार पर पढ़ लेंगे। तो ट्रांसफार्मर की सारी चीजें एक ही होती है, काम एक ही करता है, बस उसमें अंतर क्या होता है उस चीज को हम यहां पे देख लिए हैं। तो ये 7 पॉइंट है फ्रेंड्स, 7 पॉइंट आप पढ़ लोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, मैंने जैसे कि आप लोग को यहां पे बता दिया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, थर्ड टाइप। ठीक है, आई होप आपको 2 प्रकार के कोर के संरचना के आधार पर जो है तो हमने देख लिया है, जिसमें हमने कोर टाइप देख लिया है ना, और शेल टाइप देख लिया। अब छोटे छोटे 2 और बचे हैं, बेरी और स्पाइरल टाइप, तो उन दोनों को भी अपन यहां पे कवर कर लेते हैं। ठीक है,
ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी क्लास ले रहा हूं, है ना। तो ट्रांसफार्मर का चैप्टर आपका बहुत जल्दी खत्म होगा। आई थिंक 10 या 12 लेक्चर में जो है तो फिनिश हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो है तो ट्रांसफार्मर को फिनिश करके फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर को। इसीलिए हम लोग जो है तो ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा बड़े बड़े लेक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर है वो इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और आपको बोरिंग भी नहीं समझ में आएगा, और आपका जो है तो पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो ITI और JEE का जो सिलेबस है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, थर्ड है वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। थर्ड है बैरी प्रकार, या हम हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, काम सब वही है, संरचना अलग अलग हो सकती है, कॉइलिंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी टाइप ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का जो है तो बना होता है। ओके, तो इस प्रकार का जो है बैरी टाइप बना होता है। एक मिनट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो है तो वेरी टाइप हो जाएगा। ये हमारा वेरी टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया। अब वाइंडिंग कैसे करेंगे, तो वाइंडिंग जो होती है फ्रेंड्स वो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वाइंडिंग। तो ये हमारी हो गई एक प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको पूरी वाइंडिंग को कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई वाइंडिंग। तो कुछ इस प्रकार की हमारी क्या होती है, वाइंडिंग हो जाती है। इसे हम बोलते हैं वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, और ये जो हमारे कोर होते हैं कुछ इस प्रकार से खांचों में क्या होते हैं, ब्लेड्स में फ्रेंड्स क्या होते हैं, कटे होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होते हैं, ये कटिंग मतलब ब्लेड का ब्लेड होती है ना, ये पत्तियों को पत्तियां होती हैं, उसको जो है तो मिला करके हम लोग जो है तो इस प्रकार से बना देते हैं। ये मान लो कि आप समझ लो कि प्लेट है, ये अलग अलग ब्लेड है ना, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, और एक साथ उसको हमने क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है। तो ये हमारी हो गई प्लेटें, ये। ठीक, तो इसी ट्रांसफार्मर को, इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को, इसी प्रकार की संरचना वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेरी टाइप। वेरी मतलब कुछ अलग प्रकार का, है ना, डिफरेंट टाइप, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोर लगे होते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर होते हैं। ये हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, कोर है। कई कोर का जो है तो कई कोरों से मिलाकर के हम बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है तो इसके दो तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको हम नोट डाउन पहले कर लेते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय, इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। देखो उसमें एक थी, दूसरे में जो है तो 2 थी, इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कई रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई रास्ते हैं इसमें। ठीक है, इसे रिपेयर करना है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इसे रिपेयर करना, रिपेयर है ना, रिपेयर या रिपेयरिंग करना,
करना कठिन होता है, टफ होता है, कठिन होता है। ठीक है, तो इसे रिपेयर करना क्या होता है फ्रेंड्स, कठिन होता है, टफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा फ्लक्स घनत्व के लिए, ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी या घनत्व हम लिख सकते हैं, है ना, इंग्लिश में घनत्व को डेंसिटी बोलेंगे। तो ज़्यादा फ्लक्स घनत्व के लिए इस कोर का उपयोग करते हैं, इस कोर का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा वेरी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, किसकी, वेरी टाइप की। तो हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर, कोर की कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला दूसरा हमने पढ़ लिया, ये तीसरा है ना, बेरी प्रकार। तो बेरी प्रकार कुछ इस प्रकार का जो है तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें मेन 3 पॉइंट आपको देखना है। इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है ना, 6, 8, 10, 15, 12, 20 कुछ भी हो सकती है। और भी हम यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार के, है ना, और भी बना सकते हैं, तो वहां पे भी और संख्याएं बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना क्या होता है, रिपेयर करना कठिन होता है। मतलब अगर एक बार जल गया तो इसको बनाना, रिपेयर करना, सुधारना बहुत टफ होता है। और इस प्रकार के कोर को, है ना, कुल मिला के बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर को या इस प्रकार की कोर को हम कहां पे उपयोग करते हैं, जब हमें फ्लक्स घनत्व ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा फ्लक्स घनत्व के लिए इस प्रकार के कोर का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बेरी टाइप कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आईटीआई और डिप्लोमा लेवल के हिसाब से बहुत है, पर्याप्त है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है इसमें, कॉइलिंग करेंगे, वही करेंगे, करंट देंगे, सेकेंडरी में जाएगी, फ्लक्स, है ना। तो कुल मिला के इस कोर को डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वेरी टाइप का। और वेरी टाइप में हम देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा कि इसकी जो चुंबकीय पथ की संख्या होती है सबसे ज्यादा होती है, इसको रिपेयरिंग करना कठिन होता है, और इसका हम तब उपयोग करते हैं जब हमें फ्लक्स घनत्व ज्यादा ये होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों है फ्रेंड्स, यहां पे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं यहां पे, तो आपको बाकी पूरी थ्योरी नहीं लिखवाएंगे। इसका पूरा निचोड़ क्या है, पूरा इसका कंप्लीट निचोड़ क्या है, वो ये है चुंबकीय पथ की संख्या ज्यादा होती है, रिपेयरिंग करना कठिन होता है, और जब हम इसका उपयोग करेंगे जब हमें ज्यादा फ्लक्स घनत्व की आवश्यकता होगी, ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, किसकी ज्यादा किसकी जरूरत होगी, ज्यादा फ्लक्स घनत्व की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है तो हमारा बेरी टाइप भी हो गया। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा स्पाइरल टाइप ट्रांसफार्मर, उसको भी आज हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम आज इस क्लास को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार को हम कल के क्लास में भी खत्म करेंगे। ओके, तो अब जो है तो हम देखने वाले हैं 4th टाइप, चौथा प्रकार। ठीक है, क्या है, स्पाइरल टाइप, स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले स्पाइरल का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है तो हो जाएगा, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। स्पाइरल टाइप का। ठीक है, ये स्पाइरल टाइप का कोर हमारा बन गया। ये हमारा कोर है, क्या है, कोर है। कुछ इसको मैं दूसरे प्रकार से भी डिजाइन कर सकता हूं, दूसरे प्रकार से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार से हम दूसरा इस प्रकार से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, कि ये हमारा हो गया, है ना। अब इसको जो है तो हम इस प्रकार से भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये शेप, इस शेप के आधार पर भी हम इसे जो है बना सकते हैं। तो ये हमारे जो
कोर होते हैं कुछ इस प्रकार के बने होते हैं। जो इनकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। तो इसकी थिकनेस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, जो इसमें लैमिनेशन की थिकनेस होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, वो होती है 0.35। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज के लिए होता है। जो लैमिनेशन की थिकनेस होती है इस कोर में वो कितनी होती है 0.3, है ना। थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इन वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन वाइंडिंग, ओके, करेक्ट कर लेना, इन वाइंडिंग। अब देखो ये हो गया हमारा स्पाइरल टाइप का जो है तो ट्रांसफार्मर या स्पाइरल टाइप कोर का ट्रांसफार्मर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स 4-5, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको भी हम जो है तो समझ लेंगे। ओके, तो फिर हमारा ये फिनिश हो जाएगा स्पाइरल टाइप भी। तो इसमें जो हम यूज करते हैं मटेरियल है ना वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें CRGO है ना, आपने नाम सुना ही होगा यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन्स ओरिएंटेड है ना, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड है ना स्टील, हाँ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड की कोर का उपयोग करते हैं। ये एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है फ्रेंड्स, क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम स्पाइरल टाइप कोर बनाते हैं या स्पाइरल टाइप कोर ट्रांसफार्मर होता है, उस स्पाइरल टाइप कोर के ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, CRGO की जो है तो क्या होती है, कोर हमारी होती है। कौन सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड की कोर बनाई जाती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की कोर बनाई जाती है। ठीक है, कि स्टील की कोर का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कोर, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कोर, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कोर CRGO है ना, CRGO की बनी होती है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ट्रांसफार्मर में जनरली कौन सी कोर उपयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम जो कोर यूज होती है वो CRGO की होती है। CRGO की होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड रोल्ड, है ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसकी हम जो है तो क्या करते हैं, जनरली जो है तो क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं, या हम जो है तो सिलिकॉन स्टील का भी बना सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड कोर का भी यूज कर लेते हैं। इस प्रकार की हम जो है तो कोर ज्यादातर यूज करते हैं। CRGO का फ्लक्स घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स, अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है CRGO का फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी है ना, आप हिंदी में लिख देना, घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो CRGO टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो CRGO टाइप के जो फ्लक्स होती है उसमें जो है तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स, ज्यादा होता है ना, अधिक होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का वजन, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का वजन पर KVA पर किलोवोल्ट एम्पियर पर KVA रेटिंग
कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है या कम हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं, कम हो जाता है। तो जो स्पाइरल टाइप कोर जो हमारा होता है, जिसका ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर का जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो पर केवी रेटिंग क्या होता है, कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कम हो जाता है। इस प्रकार का हम कोर यूज करेंगे तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में कोर लॉस भी कम हो जाएगा, कोर लॉस भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम हो जाता है या घटता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। जब लॉस कम होगा फ्रेंड्स, लॉस कम होगा तो क्या होगा, दक्षता बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है तो हमने चारों टाइप के ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया। हमने देखा कोर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बनाए जाते हैं, कोर कंस्ट्रक्शन, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों प्रकार का हमने कवर कर लिया है। लास्ट है स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं स्पाइरल टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उसकी कोर कुछ इस प्रकार की डिजाइन होती है ना। जो इसके एक कोर की थिकनेस होती है ना, लेमिनेशन इन वाइंडिंग, है ना, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन वाइंडिंग की जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 0.35 mm इन 50 हर्ट्ज। ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर अगर आप लगाओगे, अगर आप स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो उसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसकी कोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीआरजीओ का उपयोग करते हैं। किसका, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्पाइरल कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में कि सबसे पहले, है ना, सॉरी, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो कोर होती है कौन सी होती है, सीआरजीओ की बनी होती है। थर्ड पॉइंट है सीआरजीओ का फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स घनत्व जो होता है फ्रेंड्स, किसका, सीआरजीओ का, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर का वजन पर केवीए रेटिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस कंडीशन में, जब हम स्पाइरल कोर टाइप का उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में कोर लॉस भी कम होता है। और हम जानते हैं कि जब लॉस कम होगा फ्रेंड्स, लॉस क्या होगा, कम होगा, दक्षता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता भी बढ़ जाती है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, सीआरजीओ का उपयोग करते हैं, पहला हो गया, ठीक है। फिर सीआरजीओ की फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, हाई होती है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसके बाद क्या होता है कि पर केवीए रेटिंग क्या हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होते हैं। कौन से, कोर लॉस कम होगा तो हमारी जो इफिशिएंसी होगी क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी परसेंटेज इफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो ये मोटा मोटा सार है कि स्पाइरल कोर टाइप का ट्रांसफार्मर अगर हम यूज करेंगे तो उसका कोर इस प्रकार बना होगा, है ना। सीआरजीओ की हम क्या करेंगे, कोर बनाएंगे। सीआरजीओ की फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, पर केवी रेटिंग कम हो जाता है, लॉसेस कम होते हैं, कोर लॉस कम होने के कारण दक्षता इसमें क्या होती है, अच्छी होती है, ये दक्षता इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो हम बताएंगे कि स्पाइरल टाइप कोर का अगर हम यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज होकर के हमें मिलती है। वैसे ओवरऑल ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है फ्रेंड्स, वो होती है 98%। एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है तो आपको बताना है कि 98% होती है। कितनी, 98%। कितनी फ्रेंड्स, 98% होती है, जो कि सभी मशीनों से ज्यादा होती है, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर, है ना, मोटर जनरेटर हो या अदरवाइज कोई भी इक्विपमेंट्स हो, है ना, या जो है तो सिंगल फेज मोटर हो, या हम बात करें कि अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर, कोई सी भी मशीन हो, सब मशीनों से ज्यादा जो इफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है, 98%।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्लास को अभी तक वॉच किया है तो तहे दिल से आपका स्वागत। आज क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि चैनल में पहली बार है फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा करके जाना इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा कंप्लीट कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। कोर संरचना के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, तीसरा होता है बेरी टाइप, चौथा होता है स्पाइरल टाइप। ये चारों टाइप को आज हमने फिनिश किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यदि आपको मजा आया है तो लाइक दबा करके जाना, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। इसी प्रकार की वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो हम फेज के आधार पर देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार को हम लोग कल जो है तो खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा। यदि मजा आया है तो आप सपोर्ट जरूर करना, शेयर कर देना हमारी वीडियो को कई दोस्तों तक, ताकि उनका भी जो है तो एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।